नमस्ते सभी को। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द वुमन किंग। कहानी शुरू होती है 1837 में पश्चिमी अफ्रीका में। दाहोमी नामक गांव संकट में है और एक नया राजा गेजो गद्दी संभालता है। उनका दुश्मन है ओयो साम्राज्य, जो माही लोगों के साथ मिलकर दाहोमी के लोगों को पकड़कर यूरोपियों को गुलाम बनाकर बेचता है। दाहोमी के लोगों की रक्षा करने के लिए राजा गेजो अपनी सेनापति महिला योद्धा नानिस्का पर भरोसा करते हैं। उसकी सेना का नाम है अगोजी, जो केवल महिलाओं की सैन्य टुकड़ी है। लड़ाई अगोजी और ओयो साम्राज्य के बीच होती है। शुरुआती दृश्य में माही गांव दिखाया जाता है। जब गांव वाले आग के आसपास बैठे होते हैं तो जंगल से एक अजीब आवाज आती है। जब वे देखने जाते हैं कि वह क्या है तो अगोजी की जनरल नानिस्का जोरदार ढंग से प्रकट होती है। वह अकेली नहीं है, उसकी पूरी सेना उसके साथ होती है। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और अगोजी की महिलाएं पुरुषों को बुरी तरह पराजित कर देती हैं। अंत में वे गांव के केवल पुरुषों को मारती हैं और माही द्वारा बंधक बनाई गई दाहोमी की महिलाओं को बचा लेती हैं। नानिस्का उस रास्ते की पहचान करती हैं जहां से घोड़े गुजरते हैं, जिसका मतलब है कि ओयो सेना शायद उसी रास्ते का इस्तेमाल करेगी। अगोजी उन बचाई गई महिलाओं को भी दाहोमी वापस ले आती हैं। दाहोमी में एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है। उसकी दोस्त कहती है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लगती। जैसे ही अगोजी योद्धाएं आती हैं, वह लड़की उत्सुक होकर उन्हें देखती है। जब वह घर लौटती है तो पता चलता है कि वह एक अनाथ है और उसका पालक पिता उसे एक बूढ़े अमीर आदमी को बेचने की योजना बना रहा है। वह इनकार करती है और उस बूढ़े आदमी को मार देती है। गुस्से में उसका पालक पिता उसे राजा के पास ले जाकर सौंप देता है। वह लड़की अगोजी योद्धाओं का प्रशिक्षण देखकर चकित रह जाती है। इसी बीच ओयो सेना माही नरसंहार के स्थान पर लौटती है और बदला लेने की योजना बनाती है। राजा गेजो साहस दिखाते हुए घोषणा करते हैं कि अब से वे ओयो को कर नहीं देंगे। हालांकि वह इस बार एक आखिरी कर देने के लिए तैयार होते हैं। नए रंगरूटों, जिनमें वह अनाथ लड़की भी शामिल है, को जनरल नानिस्का संबोधित करती हैं। वह कहती हैं कि वे चाहें तो अगोजी सेना में शामिल हो सकती हैं, जो केवल महिलाओं की होती है। ये योद्धाएं राजा और दाहोमी के लोगों के लिए लड़ती हैं। अगर वे शामिल होती हैं तो उन्हें अंत तक लड़ना होगा या मरना होगा। उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं होगी। अगर वे स्वीकार करती हैं तो रुकें, नहीं तो लौट सकती हैं। जो रुकती हैं उनके लिए अगले दिन प्रशिक्षण शुरू होता है। प्रत्येक रंगरूट को एक रस्सी दी जाती है और सिखाया जाता है कि उसे हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। अनाथ लड़की पूछती है कि रस्सी को हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करें, तो नानिस्का उसे एक हथियार देती हैं आजमाने के लिए। लेकिन वह लड़की उसे ठीक से पकड़ भी नहीं पाती और एक पुतले का सिर भी नहीं काट पाती, जबकि नानिस्का आसानी से करके दिखाती हैं। अगोजी की एक योद्धा उसे सलाह देती है कि वह मूर्ख न बने और समझदारी से काम ले। प्रशिक्षण में दौड़, युद्ध, हथियारों का प्रयोग और यहां तक कि गोलीबारी का अभ्यास भी शामिल होता है। एक कार्य में एक अगोजी योद्धा और एक पुरुष दाहोमी सैनिक के बीच मुकाबला होता है। वे दोनों तेज धार वाले ब्लेड्स के दोनों ओर खड़े होते हैं और केवल अपने सीने से एक दूसरे पर दबाव डालते हैं। जो पीछे हटता है वह हार जाता है। अगोजी महिला बिना किसी डर के जीत जाती है। एक रात नानिस्का एक भयानक सपना देखकर जाग जाती हैं। वह अपनी दोस्त को बताती हैं, जो चेतावनी देती है कि उसके अतीत से कोई खतरा लौट रहा है। नानिस्का देखती हैं कि अनाथ लड़की रात में भी छिपकर प्रशिक्षण ले रही है। अगले दिन ओयो जनरल दाहोमी आता है और 40 अगोजी महिलाओं को गुलाम के रूप में मांगता है। राजा गेजो कहता है कि वह केवल 20 दे सकता है। तब नानिस्का को एहसास होता है कि जिसने अतीत में उस पर अत्याचार किया था वह और कोई नहीं बल्कि वही ओयो जनरल है। अगले दृश्य में दो दोस्त ओविडा बंदरगाह पर पहुंचते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम मलिक है, आसपास की सुंदरता की सराहना करता है, जबकि दूसरा गुलामों को देखने चला जाता है। उसी समय नानिस्का 20 एगोजी महिला योद्धाओं और कर श्रद्धांजलि के साथ वहां पहुंचती है। ओयो सेना का जनरल उनसे मिलने आता है। वह महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें करता है। नानिस्का कर श्रद्धांजलि को लात मारती है और उसमें केवल ओयो सैनिकों के कटे हुए सिर होते हैं। इसके बाद एगोजी महिलाएं पीछे हट जाती हैं, लेकिन नानिस्का ओयो जनरल से लड़ाई शुरू कर देती है। यह देखकर वह अनाथ लड़की नानिस्का की मदद करने के लिए आगे आती है। फिर दोनों मिलकर वहां से भाग जाती हैं। हालांकि नानिस्का लड़की पर गुस्सा हो जाती है कि उसने मौका होने पर भी भागने की कोशिश नहीं की और चेतावनी देती है कि वह पकड़ी जा सकती थी। इस बीच दोनों अंग्रेजी पुरुष दाहोमी गांव जाने का निर्णय लेते हैं। इस समय मलिक, जो उन दोनों में से एक है, अनाथ लड़की से बात करता है
और उनके बीच आपसी समझ विकसित होती है। जब वे गांव पहुंचते हैं तब एगोजी प्रशिक्षु महिला योद्धाओं की अंतिम परीक्षा उनके सामने चल रही होती है। इस परीक्षा में उन्हें कांटेदार झाड़ियों से होकर गुजरना होता है, जिससे उनके कंधों पर गहरे घाव हो जाते हैं। अनाथ लड़की बेहतरीन प्रदर्शन करती है और प्रथम पुरस्कार जीतती है। फिर भी वह अपनी दोस्त की मदद भी करती है और इस प्रक्रिया में घायल हो जाती है। राजा उसके इस साहस और समर्पण की बहुत सराहना करते हैं। उसके इलाज के दौरान जनरल उसकी पीठ पर सूजन देखता है और भावुक हो जाता है। बाद में ननिस्का और उसकी दोस्त बात करती हैं। जनरल ननिस्का से पूछती है, तुमने मेरी बच्ची को कहां छोड़ा? और संदेह करने लगती है कि वह लड़की शायद उसकी अपनी बेटी हो सकती है। राजा घेजो अंग्रेजों से स्पष्ट रूप से कहता है कि डहोमी अब गुलाम व्यापार में हिस्सा नहीं लेगा। अब नावी, वही अनाथ लड़की, मलिक से अकेले में बात करती है। मलिक एक सच्चे और नेक इंसान के रूप में सामने आता है। वह नावी को एक नया चाकू उपहार में देता है और बताता है कि सिर्फ ओयो योद्धा ही नहीं, बल्कि माही सेना भी डहोमी पर हमला करने की योजना बना रही है। नावी महिला जनरल को यह जानकारी देती है, जो पूछती है कि उसे यह जानकारी कहां से मिली, और चेतावनी देती है कि किसी पर भरोसा मत करो। लेकिन नावी यह मानने से इनकार कर देती है। वह बताती है कि उसे दुश्मन के क्षेत्र में बंदी बना लिया गया था और वहां उसके साथ बहुत क्रूरता की गई थी। वहां से भागने के बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसके कंधे के पीछे एक दांत का निशान बनाकर छिपा दिया। वही निशान अब नावी के कंधे पर है। ननिस्का उस दांत को देखकर पुष्टि कर लेती है और विश्वास करती है कि नावी उसकी बेटी है। अगले दिन ननिस्का दुश्मन के शिविर का स्थान पहचान लेती है और बारूद और दीमकों के घोंसले से विस्फोटक तैयार करती है। जब दुश्मन वहां आकर डेरा डालते हैं तो बम फोड़ दिए जाते हैं। एक युद्ध शुरू होता है। एगोजी योद्धा जोरदार हमला करते हैं और युद्ध जीत लेते हैं। हालांकि दुश्मन 4 एगोजी महिलाओं को अगवा कर ले जाते हैं, जिनमें नावी भी शामिल होती है। जब उन्हें ले जाया जा रहा होता है तब उनमें से एक महिला गाड़ी से नहीं बंधी होती और वह भागने में सफल हो जाती है। इजोजी नावी की एगोजी में सबसे करीबी दोस्त होती है। जब इजोजी पिंजरे में टूटी हुई बांह के साथ होती है, नावी उसे सांत्वना देती है और उसकी हड्डी ठीक करती है। इसी समय डहोमी गांव में रानी चुनी जा रही होती है और राजा ननिस्का को चुनते हैं। लेकिन ननिस्का इस बारे में न सोचकर राजा से कहती है कि वह अपनी बेटी को बचाने जा रही है। राजा उसे वहां जाने से मना कर देता है, लेकिन वह उसकी आज्ञा न मानते हुए निकल जाती है। गुलाम व्यापारी बंदी बनाई गई एगोजी महिलाओं को बेचने की शुरुआत करते हैं। बिक्री के दौरान एक महिला सैनिकों का ध्यान भटकाकर भागने की कोशिश करती है। तभी वहां मलिक आ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वे पीछे खड़े सैनिकों को मार गिराते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। इजोजी को गोली लग जाती है और मलिक नावी को बचाने के लिए उसे खींचकर दूर ले जाता है। इस बीच ननिस्का गांव से अपनी बेटी को बचाने पहुंचती है। शुरू में वह अकेली होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी सेना भी पहुंच जाती है। राजा को यह सूचना जल्द ही मिल जाती है। राजा की एक पत्नी गांव की नई रानी बनने की योजना बनाती है। एगोजी योद्धा ओविडा के बंदरगाह पर पहुंचते हैं और सभी बंदियों को आजाद कर देते हैं। ओयो सैनिक फिर से युद्ध शुरू कर देते हैं। नावी को पता चलता है कि उसकी सेना उसे बचाने आ गई है, इसलिए वह भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और उनकी मदद करती है। मलिक भी उसका साथ देता है। मालिक और उसका अंग्रेज दोस्त गुलामों को लेकर जहाज से रवाना होने की योजना बनाते हैं। उसी समय मालिक अपने दोस्त के हाथ से चाबी छीन लेता है और गुलामों को दे देता है ताकि वे भाग सकें। कैदी मालिक के अंग्रेज दोस्त को मार डालते हैं। दोनों समूहों के बीच लड़ाई के दौरान अगोजी जनरल और ओयो जनरल आमने सामने होते हैं और एक जबरदस्त युद्ध होता है। ननिस्का जोरदार लड़ाई करती है और उसे मार डालती है। जैसे ही कोई सामने से ननिस्का पर बंदूक से गोली चलाने की कोशिश करता है, नावी पीछे से आकर उस अंग्रेज को जकड़ लेती है। जब 2 और लोग लड़ने आते हैं, नावी कुशलता से दोनों को हरा देती है और गिरा देती है। जब अगोजी महिलाएं गांव लौटती हैं, मालिक चुपचाप देखता है कि नावी उसे धन्यवाद देती है। गांव पहुंचने के बाद ननिस्का राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने की बात कहकर अपने पद से इस्तीफा दे देती है। लेकिन राजा उसका पद हटाने के बजाय ओयो सेना को हराने के लिए उसका सम्मान करता है और उसे डाहोमी की रानी घोषित करता है। उसकी साथी योद्धा इजोजी और अन्य महिलाएं उसे श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। कृपया कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी।